हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन हमारे रिलेटेड होंगे पेपर 2 के साइंस सेक्शन से। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे, वो हमारे पेपर 2 के अंतर्गत हम जो एसएसटी वाला सेक्शन होता है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि या तो आप एसएसटी वाला सेक्शन चूज करेंगे या फिर आप जो मैथ प्लस साइंस वाला सेक्शन चूज करेंगे। तो हमने कल भी आपको बताया था कि हम कुछ आगे की जो हमारी क्लासेज होंगी वो हमारी साइंस की क्लासेज होंगी, यानी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेपर 2 के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो चंद्रमा का एक ही मुख है वो हमको हमेशा दिखाई पड़ता है। उसके अलावा पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये भी बात हमारी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मकरंद को मधु या शहद में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले वैसे तो डायरेक्ट भी हम इसका जो आंसर है वो आपको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसेस है, एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिरकार मकरंद से शहद बनता कैसे है, यानी मधुमक्खियाँ किस प्रकार से शहद को बनाती हैं। थोड़ा सा उस प्रोसेस को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी रहती है आपके मन में भी कि किस प्रकार से शहद का निर्माण होता है। फूलों से जो मधुमक्खियाँ हैं वो यहाँ पर रस को लेकर आती हैं। उसके बाद उनका कार्य क्या होता है, छत्ते में जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको वो जो मकरंद वहाँ से लेके आती हैं पुष्पों से, वो उनको देती हैं। फिर वहाँ पर जो अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं वो 30 मिनट तक उस शहद को चबाती हैं और उनके जो एंजाइम हैं, एंजाइम उसमें जो पानी की मात्रा के साथ ही एक पदार्थ बनता है, और उस पदार्थ को फिर जो कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो वहाँ पर मधु कोश, जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं उसमें जो कोश होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनमें उस पदार्थ को भरा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पंखों की सहायता से वहाँ पर हवा करती हैं, जिससे जो भी पानी है उसका वाष्पीकरण हो सके और वहाँ पर जो शहद है, यानी वो जो पदार्थ है शहद है, वो कम पतला हो सके। यानी आप देखते हैं शहद एक गाढ़ा विलयन होता है, तो वो कम पतला हो सके, इसलिए उसका पानी का वाष्पीकरण हो जाए, इसलिए पंखों से हवा भी मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं पानी की मात्रा क्या होगी। तो मकरंद में क्या होगा कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो शहद में परिवर्तित होगा तो वहाँ पर जल की मात्रा घट जाएगी, पानी की मात्रा घट जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यह घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से किस चीज़ की उपस्थिति जो है वो रक्षा करती है। तो मछलियों के शरीर की जो सतह है उसको जो यानी उसका जो क्षय होता है उसकी जो यहाँ पर रक्षा करती है वो करती है श्लेष्म झिल्ली या परत, या इसी को इंग्लिश में हम म्यूकस कहते हैं। और म्यूकस लेयर एक पाई जाती है हमारे आमाशय में भी। आमाशय में भी एक हमारी म्यूकस लेयर पाई जाती है जो HCl से हमारे आमाशय की रक्षा करती है। तो इसी प्रकार से मछलियों में भी पाई जाती है, जो उन्हें सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय के बारे में क्षय से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, शेर घास नहीं खाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, शेर एक मांसाहारी जानवर है और वो घास नहीं खाता। उसके बाद आता है, बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो देखिए, जो सेल्यूलोज होता है इसका जो पाचन होता है वो हमको शाकाहारी पशुओं में देखने को मिलता है, सेल्यूलोज का पाचन। तो यहाँ पर ये तो सही है ही कि जो शेर है वो घास नहीं खाता है, और ये भी बात सही है कि बहुत से जो पशु हैं सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो जो ग्लूटेन नामक घटक होता है ये आपका पाया जाता है गेहूं में, और गेहूं के अलावा जो जौ हुआ, उसके अलावा राई, इन सभी में जो ग्लूटेन नामक घटक है ये पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो ज़मीन पर उगता है, एक्स क्या हो सकता है। यानी देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि एक इन चारों में से एक कौन सा ऐसा पौधा है जो कि पुष्प विहीन भी होता है और बीज विहीन भी होता है। तो ऐसा पौधा है हमारा पर्णांग का पौधा। वैसे हिंदी में आप इसे भले ना समझ पाएँ, लेकिन इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। तो इंग्लिश में ही आपने पढ़ा होगा, वैसे भी हिंदी में लिखा हुआ आता है फर्न। इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर लिख दिया गया है पर्णांग। उसके अलावा शैवाल हो गए, चीड़ का पेड़ हो गया, इसमें तो आपके जो पुष्प हैं वो देखने को मिलेंगी ही, यानी पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, और शैवाल में भी आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है। यानी दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक हमारे रासायनिक परिवर्तन है और एक है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दूध में चीनी मिलाना ये एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद आता है दूध से दही का जमना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद दूध से दही यानी पनीर का बनना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। और दही से लस्सी बनना, ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर एक सही आंसर होगा बी और सी। तो बी और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। तो आपको बताना है कौन सा सबसे मजबूत यहाँ पर प्राकृतिक तंत्र होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रेशम। तो रेशम एक सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट या कृत्रिम सूचक है, या कृत्रिम सूचक इन चारों में से कौन सा है। तो वो है आपका मिथाइल ऑरेंज का घोल। तो जो मिथाइल ऑरेंज का घोल होता है ये आपका एक कृत्रिम सूचक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज़ पर चुकंदर का रस मल दे, जिससे बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया गया। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया, और क्वेश्चन आपसे सीधी ये पूछा जा रहा है कि कोई कागज़ है उस पर कुछ लिखा हुआ है, और जब उसमें हम चुकंदर का रस मलेंगे तो हमको गहरे लाल रंग में दिखेगा। तो किस पदार्थ का यूज किया गया है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यूज किया गया है बेकिंग सोडा का घोल, यानी बेकिंग सोडा के घोल का यहाँ पर यूज किया गया है उस गुप्त संदेश को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है समरूप जुड़वा का जन्म कब होता है, या जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो जो समरूप जुड़वा हैं उनका जन्म कब होता है, अलैंगिक प्रजनन से, 2 अंडों के निषेचन से, या 1 अंडे के निषेचन, 2 शुक्राणुओं से, या 1 अंडे के निषेचन से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2 अंडों के निषेचन से। तो जो समरूप जुड़वा का जन्म होता है वो 2 अंडों के निषेचन से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है जब सर्दी के दिनों में आप भी जब हैंडल पकड़ते होंगे किसका, दरवाजे का, तो अगर आप उसकी जगह यानी जैसे आप धातु का हैंडल पकड़ते हैं उसी प्रकार से अगर आप प्लास्टिक का हैंडल पकड़ेंगे तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो धातु का हैंडल है वो अधिक ठंडा महसूस होता है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है यहाँ पर प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, इस वजह से ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि से रिलेटेड है। कथन पराश्रव्य ध्वनियाँ मनुष्यों के लिए अश्रव्य हैं। तो देखिए जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं और इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो इनकी जो आवृत्ति होती है ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है आवृत्ति पराश्रव्य ध्वनियों, यानी ध्वनि की जो रेंज होती है। और यह मनुष्यों के लिए कैसी होती है, अश्रव्य होती है, यानी इसे मनुष्य सुन नहीं सकते। और नीचे देखिए कारण भी दिया हुआ है कि मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर RA की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि मानव कान की जो श्रवण सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, यानी इसके ऊपर की ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से
कम की ध्वनि मनुष्य के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन है, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वहाँ पर ऊपर एक तड़ित चालक लगाया जाता है, और ये किस लिए लगाया जाता है? तो ये देखिए, जो आकाशीय बिजली है उससे बचने के लिए लगाया जाता है। और इसका जो यूज होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 3rd नंबर, बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को या भूमि में समाहित कर देता है। तो देखिए, इस प्रकार से जैसे हमारी ये एक बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर हम एक तड़ित चालक लगाते हैं। तो देखिए, जो धातु होती है उसी में जो ऊपर से आकाशीय बिजली गिरती है, तो ये इमारत में ना गिरकर इसी में गिर जाती है, और इसको यहाँ पर जोड़ा जाता है सीधे अर्थ से। और आप जानते हैं कितना भी आवेश हो यहाँ पर, अगर वो पृथ्वी से कनेक्टेड है तो पूरा आवेश उसी में समा जाएगा। तो ये जो आकाशीय बिजली है जैसे ही इमारत से टकराती है, इस तड़ित चालक से टकराती है, ये उससे जो भी आवेश होता है ये भूमि में इसे संवाहित कर देती है, और इस प्रकार से उस इमारत की रक्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हों तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम रेशे कैसे होते हैं? जलने पर राख बन जाते हैं, जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, लपटों के साथ जलते हैं, या जलने पर चिपचिपा द्रव्य बन जाते हैं। तो सही आंसर होगा 4, जलने पर। तो जैसे आप ने देखा हो, जो भी संश्लेषित रेशों या कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे ही इनमें आग लगती है तो जलने पर ये एक चिपचिपा द्रव बन जाते हैं, और जिससे ये शरीर को और भी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। यानी शरीर में ये चिपचिपा द्रव यहाँ पर चिपक जाता है, जिससे व्यक्ति को और भी ज़्यादा यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आग दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? यानी इन तीनों में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? तीनों ही वहाँ पर मिश्रण है। सही आंसर होगा लकड़ी, वायु और रेत। तो लकड़ी, वायु और रेत ये मिश्रणों का यहाँ पर समूह है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसे हम फिजिक्स का भी कह सकते हैं या आप इसे मैथ का भी मान सकते हैं, यानी टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहाँ पर देखिए दूरी आपसे पूछी गई है मीटर पर सेकंड में, सभी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मीटर पर सेकंड में ही इसे हम निकालेंगे तो 360 मीटर की दूरी है, और 2 मिनट इसे हम बदलेंगे सेकंड में, तो ये आपका हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर, 3 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूर रखा जा सकता है? तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब अगर बनाना है हमको अवतल दर्पण के यानी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारी यानी किस दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे, तो ये हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपक जाता है? देखिए, क्षण चुंबक इस प्रकार से होगी, और इसका पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको केंद्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो लोहे का बुरादा है ये इसके किनारों पर, यानी क्षण चुंबक के किनारों पर आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर होगा अधिकांशतः दोनों किनारों पर ही हमको ये चीज़ देखने को वहाँ पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गिरती क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। यानी 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर बताने होंगे, जिसमें सबसे पहले न्यूनतम किस में होगी और बाद में अधिकतम किस में होगी। तो देखिए, जो निर्वात होता है इसमें तो ध्वनि चल ही नहीं सकती, तो डी जिसमें भी ऑप्शन है वो सभी यहाँ पर पहले ही गलत हो जाएंगे। तो यानी 1 नंबर 4 नंबर पहले ही या तो ए और सी आंसर होगा या तो बी और सी होगा। देखिए, बात की गई है न्यूनतम की, तो सबसे न्यूनतम होती है, अगर हम बात करें कि सबसे जो न्यूनतम यहाँ पर ध्वनि की गति होगी वो होगी यहाँ पर वायु में, और उसके अलावा सबसे अधिकतम आपको देखने को मिलेगी लोहे की छड़ में।
तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी और वायु में मिनिमम। तो सही आंसर होगा ए और सी। तो ए और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें स्पिरिट यानी कि एल्कोहल डाला। अब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक कि उसमें सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती में स्टार्च है। तो आपको बताना है क्या प्रेक्षण है और क्या निष्कर्ष है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर। ए जो है वो यहाँ पर प्रेक्षण है और बी उसका निष्कर्ष है। यानी जैसे ही पत्ती का रंग नीला काला हो गया, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि उस पत्ती में क्या है, स्टार्च है। यानी स्टार्च का जो यहाँ पर परीक्षण है, उसी का जो प्रयोग है वो यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए, विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का जो उपयुक्त उद्देश्य है वो क्या है, तो वो है विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना। अगर आप विद्यालय में विज्ञान मेला का आयोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ा ही रहे हैं। तो ये हमारे आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि साइंस सेक्शन से रिलेटेड थे और सीटेट के पेपर 2 के साइंस सेक्शन के क्वेश्चन थे। तो पहले जो 3 क्लासेज हमने की थी उसमें हमने एसएसटी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे और आगे आने वाली 3 क्लासेज में हम यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका पार्ट 1 है। इसके साथ ही साथ और भी 2 क्लासेज आएंगी जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और देन फिर से हम एसएसटी के जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपस में दोनों में यानी एसएसटी सेक्शन और साइंस सेक्शन में आपस में बैलेंस बना रहे और दोनों ही क्लासेज हम यहाँ पर करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।